बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स के रिमेनिंग एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग एमसीक्यूज़ कौन से, जिसमें हमारे पास फंक्शंस आ जाते हैं, वेरिएबल्स आ जाते हैं, हमारे पास रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उनकी प्रॉपर्टीज़, फर्दर टाइप्स, उसके बाद हमारे पास जो फंक्शंस हैं, एनालिटिक फंक्शंस, हार्मोनिक फंक्शंस, उसके बाद मल्टी वैल्यूड फंक्शंस, सिंगल वैल्यूड फंक्शंस, उसके बाद काशी-रीमन इक्वेशंस, उसके बाद फिर काशी इंटीग्रल फार्मूला, काशीज़ थ्योरम, उसके बाद टेलर्स थ्योरम, रेसिड्यू थ्योरम, लॉरेंट्ज़ थ्योरम, और इन तमाम मैंने आर्टिकल्स को इसमें डिस्कस किया है और उनके एमसीक्यू जो मेरे से पॉसिबल हुआ इतने शॉर्ट टाइम में मैंने उनको यहाँ पे कंबाइन करने का ट्राई किया है। आई होप कि ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके पेपर के लिए ये बहुत यूज़फुल होंगे। अब चूँकि हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है तो इसलिए मैं आंसर्स को हाईलाइट करती जाऊँगी। एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई हैं जिन एमसीक्यूज़ की ज़रूरी थी या जिनके आपको समझ नहीं थी उनके लिए। और मोस्टली एमसीक्यूज़ वो हैं जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस है और अकॉर्डिंग टू कंटेंट्स है। कंटेंट्स मैंने तमाम जो है वो आपको लेक्चर्स दिए हुए हैं, मैंने ऑनलाइन भी लेक्चर्स दिए, फिजिकल भी लेक्चर्स दिए। तो ये इनके आंसर्स मोस्टली देने के लिए एमसीक्यूज़ की आपको थ्योरी का जो है वो ना होनी चाहिए। आपने तमाम आर्टिकल्स को अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टडी किया होगा तो आपको इनको टिक करने या इनको सिलेक्ट करने में, चूज़ करने में आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो मैं अब जो है इसको वीडियो को मज़ीद लेंथी करने की बजाय जो है इसमें जो आंसर्स हैं उनको सिंपली हाईलाइट करती जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा जो उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम एमसीक्यू नंबर 1 की बात करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं द रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली। हम रियल नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिकली। इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है और इसमें जो करेक्ट आंसर है मैं उसको हाईलाइट कर रही हूँ जो कि सी आंसर है, नंबर लाइन। हम हमेशा रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यहाँ पे आपको ऑप्शंस गिवन है उसमें जो राइट आंसर है वो सी है, नंबर लाइन का जो है इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर हम एमसीक्यू नंबर 2 की बात करते हैं, इफ़ z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन देन z ओवर z2 इज़ आ नंबर विच इज़। अगर आपके पास इस तरह से नंबर हो जो कि z की फॉर्म में हो, यानी z हम जानते हैं z को हम एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेट लेते हैं, तो इसमें जो भी फिर आपके पास पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे z के, या z1 ओवर z2 हो या सिंपल z हो, तो वो आपके पास किस नंबर के तौर पर बिहेव करेगा। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स इमेजिनरी फॉर्म में होते हैं और रियल नंबर्स विदाउट अयोटा टर्म्स होते हैं। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 है, इफ़ पॉइंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द कॉम्प्लेक्स नंबर z1, z2 एंड z3 इन द आर्गन प्लेन आर ए बी सी एंड रिस्पेक्टिवली एंड इफ़ डी ए बी सी इज़ आइसोसाइकल्स, कि ये आपके पास इस तरह से हो कि एक वो आइसोसाइकल, जैसे आप जानते हैं ना ट्राइंगल्स होती हैं, तो ये शेप ऑफ एंगल्स आइसोसाइकल्स एंगल्स, तो उसमें आपके पास जो वैल्यूज़ हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की वो इस तरह से हो कि z1 माइनस z2 ओवर z3 माइनस z2, तो इसकी फिर वैल्यू आपके पास क्या होगी। तो मैंने अगेन कहा कि आपके पास वो तमाम नंबर्स जो कि z की फॉर्म में लिखे जाते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, तो हम उनको इमेजिनरी नंबर्स के तौर पर बिहेव करते हैं, इमेजिनरी नंबर्स के तौर पर उनका इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी अयोटा। अयोटा वाले टर्म्स हमारे पास इमेजिनरी टर्म्स कहलाती हैं और अयोटा इटसेल्फ जो है वो इमेजिनरी यूनिट कहलाता है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 है, इफ़ z इज इक्वल टू, यानी z का मॉड हम ले इक्वल टू 1 देन z माइनस 1 इज़, यानी कि अगर हमारे पास z इक्वल टू का मॉड इक्वल टू 1 है तो इसमें से अगर अगली टर्म जो है z माइनस 1, फिर इसका क्या जो है रिलेशन बनेगा आर्गूमेंट ऑफ z से। आर्गूमेंट बेसिकली एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर ये इस सिचुएशन में लेस देन होता है। जब भी हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड हमेशा जो है वो लेस देन आती है आर्गूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर और दैट कॉम्प्लेक्स सेट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 5 की अगर बात करते हैं तो ये है आपके पास, इफ़ z इज इक्वल टू, यानी z का मोड इक्वल टू 1 और z नॉट इक्वल टू प्लस माइनस अयोटा देन z प्लस अयोटा इज ओवर z माइनस अयोटा इज। तो ये टर्म आपके पास किस तरह से बिहेव करेगी, यानी कि जो आपके पास z है वो प्लस माइनस अयोटा के इक्वल नहीं है, तो ये आपके पास फिर टर्म जो है वो प्योरली इमेजिनरी टर्म कहलाएगी। इसका राइट आंसर है आपके पास बी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6, इफ z प्लस 1 मोड इज इक्वल टू z प्लस 1 वेयर z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन द लोकस ऑफ z। लोकस का मतलब होता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करेगा। लोकस को आप मैथमेटिकल टर्म में भी इसको आप स्टडी कर सकते हैं मैथ की बुक में।
तो यहाँ पे जो इसका बन रहा है z+1 के मोड के इक्वल z+1 के हिसाब से वो है आर रे बी आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉग -1, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसका नेचुरल लॉग ऑफ -1 है। तो इसको जब हम ओपन करके लिखते हैं पोलर फॉर्म में, जैसे हम लिखते हैं कि e⁻x इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा, जब इसको ओपन करके लिखते हैं तो ये हमारे पास जो ऑप्शन सी है इसके इक्वल आता है। इस फार्मूला से, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के फार्मूला से तो आप फेमिलियर है ना कि आपके पास होता है e⁻² अयोटा और यहाँ पे होता है x। फॉर एग्जांपल x ले लें या आप जो है वो थीटा ले लें। अयोटा x ये पार में है, अयोटा और x दोनों e की पार में, तो ये आपके पास होता है cos ऑफ x। अगर आपने x की फॉर्म में इसको लिया है तो ये आ जाएगा cos ऑफ x और cos ऑफ x प्लस अयोटा साइन ऑफ x। इसी तरह से एंगल आपके पास वेरी कर सकता है, यहाँ पे थीटा हो सकता है, फाई हो सकता है, पाई हो सकता है, कोई भी आप एंगल अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे x लिया है। तो इस फार्मूला में जब आप वैल्यू पुट करते हैं e नेचुरल लॉग ऑफ -1 के लिए, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो e⁻² अयोटा पाई आएगा। नेक्स्ट जो टर्म है आपके पास, यानी नेक्स्ट MCQ जो है 8 द nth रूट्स ऑफ एनी नंबर आर इन। जो हमारे पास किसी भी नंबर की रूट्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, नो स्पेसिफिक पैटर्न। तो इसका जो आंसर है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। किसी भी नंबर की जो रूट्स होती हैं या nth रूट्स होती हैं उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसी तरह से जब हम MCQ नंबर 9 की बात करते हैं, यहाँ पे भी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है z1 और z2 की फॉर्म में। z1 की वैल्यू 2 प्लस अयोटा गिवन है और z2 की वैल्यू 1 प्लस 3 अयोटा गिवन है। आपने सिंपली इनके जो रियल पार्ट्स हैं उनको, यानी कि पहले z1 माइनस z2 करके उसका फिर आपने रियल पार्ट को जो है इक्वलेट करना है, आपने कोएफिशिएंट्स को क्लियर करना है। तो जो आपके पास आंसर आएगा MCQ 9 का वो है बी आंसर, यानी अयोटा। यानी आपने पहले z1 माइनस z2 दोनों वैल्यूज़ को करके उसका फिर रियल पार्ट्स को इक्वेट करना है, तो फिर आंसर आपके पास बी आएगा। नेक्स्ट है द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होती है तो हम फेमिलियर है, वो होती है r cos ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा। ये थ्योरी में सारा कुछ स्टडी किया हुआ है। अगर आपके पास a² प्लस b² गिवन हो, यानी कि एक आपके पास इस तरह का फैक्टर हो, तो ये किस तरह से इक्वल होगा? इनमें से 4 पॉसिबल आंसर में से MCQ नंबर 11। तो ये इसका जो आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन बी। आप बेशक इस ऑप्शन को, यानी a प्लस अयोटा बी और a माइनस अयोटा बी दोनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करके देख लें तो आप देखेंगे कि MCQ जो 11 नंबर है यानी कि 11, इसका आंसर आपके पास बी आएगा। उसके बाद है पाई इज आ। पाई जो है हमारे पास कौन से नंबर के तौर पर बिहेव करता है? रैशनल नंबर है, इरेशनल है, नेचुरल है, होल है। तो ये हम जानते हैं कि पाई इज आ इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है एवरी रियल नंबर इज आ। एवरी रियल नंबर इज आ पॉजिटिव इंटीजर, आ रैशनल नंबर, आ कॉम्प्लेक्स नंबर, आ नेगेटिव नंबर। तो हमारे पास कोई भी जो रियल नंबर होता है ऑल्सो वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, कि हम रियल नंबर को एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी, जैसे हम लिखते हैं ना x प्लस अयोटा वाई, वेयर x इज़ अ रियल नंबर एंड y इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि उसके साथ अयोटा टर्म होती है। तो इस तरह से हम रियल और कॉम्प्लेक्स को सेम टर्म्स में राइट कर सकते हैं। अगर हम MCQ नंबर 14 की बात करते हैं, द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज़। जो स्क्वायर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जब हम लेते हैं तो वो क्या होता है? हमारे पास नॉन इंटीजर होता है, नेगेटिव होता है, रैशनल होता है या इरेशनल होता है। तो ये इसका जो आंसर है वो हमारे पास होता है नॉन इंटीजर, कि हम जब स्क्वायर लेते हैं किसी रियल नंबर का तो वो नॉन इंटीजर बिहेव करता है। नेक्स्ट टर्म है इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन a⁻n, n इज कॉल्ड। अगर कोई आपके पास फैक्टर इस तरह से लिखा हो एक्सपोनेंशियल नोटेशन यानी a⁻n, तो जो पार में वैल्यू होती है n, उसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल कोएफिशिएंट या एक्सपोनेंट। तो इसका राइट आंसर है एक्सपोनेंट। आगे एक जो है अगला MCQ वो एक प्रॉपर्टी है इन a×1 इक्वल टू a इक्वल टू 1 क्रॉस a। इस तरह से भी ये राइट किया होता है और कहीं कहीं पे a×1 इक्वल टू 1 क्रॉस a भी लिखा होता है। तो इसको फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, यानी ये तमाम जो है रियल वैल्यू से बिलोंग करता है, देन 1 इज कॉल्ड। फिर यहाँ पे जो 1 है वो क्या कहलाता है? एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स। तो जो इसका राइट आंसर है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जब हम 1 को किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। सिमिलरली नेक्स्ट MCQ वेयर a पर रेज टू -1 एंड 1 ओवर a आर कार्ड। आपके पास अगर इस तरह की टर्म राइट की हो तो इसका क्या मतलब होता है, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इससे भी हम जानते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर्स की। और ये मैंने जो आपको लेक्चर्स दिए थे सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद, ये उससे जो है बिलोंग करते हैं MCQs। उसके बाद है द सेट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 0 एंड नेगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड। कि ऐसा सेट जिसमें पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, 0 वैल्यूज होती हैं एंड नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, तो उनको हम कौन सा सेट कहते हैं? सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ इंटीजर या सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो इसका राइट आंसर है सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर में हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं और साथ में 0 वैल्यूज भी आ जाती हैं। उसके बाद MCQ नंबर 19 है। इसमें आपको एक वैल्यू गिवन है और साथ में की वैल्यू गिवन है। और आप जानते हैं यहाँ पे जो आपने फार्मूला लगाना है वो डी मोवरिज थ्योरम है। डी मोवरिज थ्योरम की हेल्प से जब आप इसको सोल्व करते हैं, एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, तो ये आपके पास जो आंसर आता है वो आता है फॉल्स, क्योंकि जो इसका सोल्यूशन है Z1 माइनस क्रॉस Z इक्वल टू Z के हैज़ नो सोल्यूशन। तो ये फॉल्स टर्म है, क्योंकि हमारे पास कोई भी इस तरह का सेट हो और उसको हम डी मोवरिज थ्योरम से या यूनिटी जो हम लगाते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, या वैसे हम यूनिटी के जो फार्मूले से उसको ओपन करते हैं, आर्गन फाइंड आउट करते हैं और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, आर की वैल्यू, तो हमारे पास कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता होता है। तो ऐसे कभी नहीं होता कि इस तरह की टर्म का जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट ही ना करता। तो इसलिए ये टर्म आपके पास कहलाएगी फॉल्स। नेक्स्ट जो MCQ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। इस आपने एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और 4 आपको आंसर्स गिवन है पॉसिबल। इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है -1। एक्सप्लेनेशन गिवन है, आप देख सकते हैं ये किस तरह से आपके पास आता है। अगेन ये वही आपने डी मोवरिज थ्योरम को सॉल्व करते हुए आप इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट 21 MCQ है। इसमें भी आपको स्टेटमेंट गिवन है, Z की वैल्यू गिवन है और ओमेगा की, वेयर Z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और ओमेगा इज़ ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। देन फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ X आर Z एंड ओमेगा कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। कौन सी वैल्यू के लिए ये इस तरह से जो है आप इसको सोल्व कर सकते हैं X और Z और ओमेगा को। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं Z और ओमेगा के लिए, तो यहाँ पे इसकी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है और इसके लिए भी मैंने एक्सप्लेनेशन गिवन की हुई है कि क्यों नहीं करती है। उसके बाद MCQ नंबर 22 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस अयोटा पर रेज टू 100। और इसका जो आंसर है वो D है और इसको मैंने सॉल्व भी किया है एक्सप्लेनेशन के अंदर। कैसे सॉल्व किया है, आप जानते हैं, आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, जैसे यहाँ पे गिवन है 1 प्लस अयोटा, तो 1 प्लस अयोटा को आप जो है पहले उसकी मैग्नीट्यूड जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 प्लस अयोटा हम जानते हैं कि यहाँ पे 1 जो है वो रियल पार्ट है और अयोटा जो है इमेजिनरी पार्ट है, तो 1 का स्क्वायर और आप इसको लिखते हैं प्लस जो आपके पास होता है दूसरी टर्म, उसकी भी वैल्यू आपके पास 1 ही है क्योंकि अयोटा के साथ कुछ नहीं है, तो वो भी 1 ही। 1 का स्क्वायर दोनों टर्म्स में, और इसका आप लेते हैं अंडर रूट और अंडर रूट इक्वल होता है आर के। इस तरह से आप ये फार्मूला लगाकर ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2। तो इस तरह से आप आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद आप फिर जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जैसे कि 1 प्लस अयोटा है, तो उसको उसी वैल्यू के साथ यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसको डिवाइड भी करते हैं। इस तरह से डिवाइड करने के बाद आप देखते हैं 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 2 जो है ये किस एंगल पे, कोस के किस एंगल पे आता है, इसको हम जो है वो फिर पोलर फॉर्म में राइट करने की ट्राई करते हैं। 1 ओवर अंडर रूट कोस π/4 पे होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया कोस π/4 से। और इसी तरह से 1 ओवर अंडर रूट साइन π/4 पर भी होता है, तो इसलिए इसको जो है वो मैंने इधर इस तरह से रिप्लेस कर दिया। फिर रिप्लेस करने के बाद आप क्या करते हैं कि अब हमें जो है 100 पर रेज टू पावर में 100 भी चाहिए था, तो इसलिए मैंने दोनों साइड पर इसके 100 वैल्यू जो है वो ले ली है। उसके बाद उसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। हम जानते हैं कि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो 2 और साथ में उसके 1 जो है पार में है, 1/2 पार में, और 100 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 और इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 100। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 100 पे 2 को डिवाइड करते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी फर्दर 50 के इक्वल।
तो इसी तरह से मैंने 2 की पावर में 50 जो है वो राइट किया है, इधर आपको नज़र आ रहा है, और बाकी टर्म इधर एज इट इज़। अब हम अप्लाई कर देंगे डी मोवरेज थ्योरम, और डी मोवरेज थ्योरम क्या कहता है कि जो कि पावर में वैल्यू होती है उसको हम एंगल के साथ राइट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कर दी है। इसी तरह से अगर कोई इस इधर पहले से एंगल के साथ कोई वैल्यू हो तो उसको पावर में आप मूव कर सकते हैं। तो इधर इसको मूव करने से आप जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो इधर आपके पास आ जाएगा 25 कोस 25 पाई और साइन 25 पाई, और इस तरह से ये आपके पास करेक्ट आंसर है, और इसलिए मैंने जो ऑप्शन डी है उसको हाईलाइट कर दिया है। नेक्स्ट जो अगला एमसीक्यूज़ है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी सिमिलरली है जैसे कि पिछला एमसीक्यूज़ था। इसकी भी अब जो है एक्सप्लेन इसका करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले कर दिया। इसको भी आप वैसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ चेंज यहाँ पे साइन का आ रहा है, तो उसी हिसाब से इसका जो है आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो ये आप खुद सॉल्व कर लें, जो मैंने मेथड बताया है उसी तरीके से, तो इसका आंसर आता है सी। नेक्स्ट जो है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1/√2 प्लस आयोटा ओवर √2 फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपने फाइंड करना है a पर रेज़ टू 5 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ a पर रेज़ टू 5। तो इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले a फाइंड आउट कर लेंगे, a को आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, यानी a की आपको वैल्यू गिवन है और उसके साथ आप कोस और साइन की फॉर्म में, यानी उसको आप पोलर फॉर्म में राइट कर लेंगे। उसके बाद कॉन्जुगेट लेंगे, और कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि अयोटा वाली टर्म के साथ आपके पास माइनस आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस आ गया, फिर उसी तरह से इधर भी रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद आपने फाइंड करना है a पर रेज़ टू 5 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ a पर रेज़ टू 5। तो दोनों वैल्यूज़ को पहले a पर रेज़ टू 5 वाली वैल्यू को राइट कर लेंगे, फिर प्लस के बाद जो है कॉन्जुगेट ऑफ दिस वैल्यू, और उसके बाद फिर हम डी मोवरेज थ्योरम अप्लाई कर देंगे। डी मोवरेज थ्योरम अगेन जो है यहाँ पार पे वैल्यू होती है उसको एंगल के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो साइन वाली टर्म है, यानी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म प्लस और माइनस होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी कोस की टर्म रह जाएगी और सिर्फ कोस, यानी कोस की 2 टर्म्स रह जाएंगी। तो ये फिर आपके पास आंसर आ जाएगा 2 कोस 5 पाई बाई 4, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसी तरह से एमसीक्यू नंबर 25 की अगर बात करते हैं तो इसमें भी आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, साथ में उनकी पार्ट्स गिवन है, और उनको हम डिवाइड करें, इनको आपने सिंप्लीफाई करना है। अब हम करते कुछ यूँ है, इसका मैं आंसर हाईलाइट कर देती हूँ और इसकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट टर्म में जो है अगली स्लाइड पर अवेलेबल है, आप उसको देख लेंगे। तो यहाँ पे आंसर जो है इसका ए जो है करेक्ट आंसर है, और अभी हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सप्लेनेशन गिवन है, यहाँ पे 1 प्लस √3 अयोटा, यानी इसकी मैंने पहले मैग्नीट्यूड फाइंड आउट की जो कि 2 आ जाएगी आपके पास, और उसके बाद आप जो है वो इसको जो फॉर्म है पोलर फॉर्म उसमें राइट करेंगे, उसमें राइट कर लिया। इसी तरह से जो डिवीजन में फैक्टर था √3 माइनस अयोटा, इसको भी आपने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेनी है। मैग्नीट्यूड का वही फार्मूला है, R इज़ इक्वल टू आपके पास √ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और उसके बाद आप उसको फिर पोलर फॉर्म में राइट करेंगे। उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ को आप जो है डिवाइड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। डिवाइड करने के बाद फिर आप इनको इस तरह से राइट कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। उसके बाद अप्लाई करेंगे डी मोवरेज थ्योरम। डी मोवरेज थ्योरम अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास जो है ये टर्म्स इस तरह से आ जाएंगे सिंप्लीफाई करने के बाद, और सिंप्लीफाई करने के बाद आप जो आंसर गेट करेंगे वो ये आ जाएगा, जिसको मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिया था। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 26 की अगर बात करते हैं, व्हाट डज कोस π/2 प्लस अयोटा साइन π/2 पर रेज़ टू 8 इक्वल टू, ये जस्ट सिंपल आपके पास डी मोवरेज थ्योरम है, पार में वैल्यू गिवन है और इसको आप ले आएंगे मल्टीप्लाई, इस 8 की वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे एंगल की वैल्यू के साथ, पाई के साथ, दोनों ही टर्म में इधर और इधर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 के साथ उसको डिवाइड करेंगे, तो जो आपके पास आंसर आएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास होता है 4, तो ये आ जाएगा कोस 4 पाई प्लस अयोटा साइन 4 पाई। इसी तरह से जो अगला है वो भी सेम है, 9 को पहले आप एंगल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो है 3 पे डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो इसका होगा ऑप्शन डी। इसके बाद जो अगली टर्म है, राइट 1 माइनस अयोटा इन द फॉर्म ऑफ कोस n थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, तो इसमें भी आपने पहले मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेनी है 1 माइनस अयोटा की, और उसके बाद उसको आपने कोस n थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा की फॉर्म में लिख लेना। तो जब हम राइट करते हैं तो यहाँ पे माइनस टर्म है, तो आंसर में भी माइनस आएगा, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपके पास एमसीक्यू नंबर 29 है, राइट कोस 8 थीटा प्लस अयोटा साइन 8 थीटा। आपको वैल्यू गिवन है और आपको आपने जो इसको फॉर्म में कन्वर्ट करना है वो ये वाली फॉर्म है।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू है यानी n जो है उसको आपने मूव कर दिया है इधर पार्क के अंदर, पार में आपने उसको मूव कर दिया है। तो जब हम कोस ए थीटा प्लस अयोटा साइन ए थीटा को राइट करेंगे तो इसका जो पॉसिबल राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं कि जो एंगल के साथ 8 था उसको हम पार में मूव कर देंगे अकॉर्डिंग टू डी मॉवरिज थ्योरम। नेक्स्ट टर्म है गिवन जी इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा फाइंड 1 ओवर जी। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, हम जब उसका इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं तो जो अयोटा वाली टर्म होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी कोस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा। उसके बाद जो अगला MCQ है 31 MCQ आपके पास, इसमें है गिवन 1 माइनस अयोटा इक्वल्स टू, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, साथ में जो उसकी आंसर है वो भी गिवन है मैग्नीट्यूड, और उसको आप किस तरह से पोलर फॉर्म में राइट कर सकते हैं वो भी। राइट 1 माइनस अयोटा पर रेज टू 8, यानी कि अब आपने जो 1 माइनस अयोटा पर रेज टू 8 हो इसको आपने लिखना है a प्लस अयोटा b की फॉर्म में। तो इसका जो आंसर है ये आप खुद सॉल्व अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरे पास जो सॉल्व किया हुआ इसका आंसर आ रहा है वो है 16 प्लस 0 अयोटा यानी कि a। उसके बाद सिंप्लीफाई अंडर रूट ऑफ 3 प्लस अयोटा पर रेज टू 3 32 MCQ। इसका आपने इसको सिंप्लीफाई करना है बिल्कुल डी मॉवरिज थ्योरम अप्लाई करते हुए। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो है 8 अयोटा। इसी तरह से फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये तमाम आप जानते हैं, तमाम ये डी मॉवरिज थ्योरम से रेलिवेंट है MCQs। तो आपको डी मॉवरिज थ्योरम को सॉल्व करना आना चाहिए, ये MCQ जो है वो मुश्किल नहीं है। तो इसी तरह 33 MCQs का जो है आपके पास आंसर वो है ए। ये सॉल्व करने से मेरे पास आंसर आ रहे हैं, तो आप जो है अगर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है 34 MCQ ईलर्स इक्वेशन गवर्न फ्लोज। अब ये जो है ये मैथमेटिकल फिजिक्स से हटकर थोड़ा मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि ईलर इक्वेशंस का जो यूज़ है कहाँ पे होता है। तो इसमें आपके पास 4 आंसर्स जो है गिवन है, लेकिन इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है एडियाबैटिक एंड इनविस्केड फ्लोज, और इसकी जो है एक्सप्लेनेशन भी गिवन है कि आप ईलर्स इक्वेशन को किस तरह से एडियाबैटिक और इनविस्केड फ्लोज के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद ईलरियन इक्वेशन आर सूटेबल फॉर विच ऑफ दीज केसेस, जो आपके पास ईलर्स इक्वेशंस हैं ये सूटेबल होती हैं किन केसेस में, कंप्रेसिबल फ्लोज के लिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लोज के लिए, कंप्रेसिबल फ्लोज एट हाई मैक नंबर के लिए, या इनकम्प्रेसिबल फ्लोज एट हाई मैक नंबर। तो इसका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है, इनकम्प्रेसिबल फ्लोज एट हाई मैक नंबर। नेक्स्ट जो हमारे पास MCQ है MCQ नंबर 36, ये जो रेलिवेंट है ईलर्स थ्योरम से ही और ईलर्स जो है एक्सप्रेशन से ही। ईलर फॉर्म ऑफ मोमेंटम इक्वेशंस डज नॉट इन्वॉल्व दिस प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो ईलर मोमेंटम इक्वेशंस के अंदर यूज़ नहीं होती। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फ्रिक्शन जो है वो मोमेंटम इक्वेशन जो ईलर्स की होती है उसके अंदर इसका इस्तेमाल नहीं होता या ये इन्वॉल्व नहीं होती। उसके बाद फॉर होमोजीनियस फंक्शन द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ रेट्स इंडिपेंडेंट चेंज अलोंग x एंड y एक्सिस इज रियल मल्टीपल ऑफ अ फंक्शन वैल्यू। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, एक्सप्लेनेशन गिवन है। 38 आपके पास एक फंक्शन गिवन है f इंटू एक्स वाई, यानी 2 फैक्टर्स के ऊपर x और y एक्सिस या 2 कोऑर्डिनेट्स के ऊपर फंक्शन डिपेंड कर रहा है, साथ में वैल्यूज उसकी गिवन है, और आपने जो है इस फंक्शन को फाइंड आउट करना है f ऑफ x प्लस f ऑफ y एट x y और 4 और y की वैल्यू गिवन है, दोनों वैल्यूज 4 है। इसको बाय यूजिंग ईलर्स थ्योरम सॉल्व करना है और इसकी भी एक्सप्लेनेशन गिवन है, और इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। उसके बाद 39 MCQ इन ईलर्स थ्योरम दिस एक्सप्रेशन विच इज x पार्शियल z ओवर पार्शियल x प्लस y पार्शियल z ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू एन जी। हेयर n इंडिकेट्स, एन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे इक्वेशन या आपके पास थ्योरम राइट किया है ईलर्स थ्योरम। ऑर्डर ऑफ जी को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड डिग्रीज ऑफ जी को नीदर ऑर्डर नॉट डिग्री कांस्टेंट ऑफ जी। तो ये यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी को रिप्रेजेंट कर रहा है एन जो होता है हमारे पास वो ऑर्डर ऑफ जी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स नेसेसरी कंडीशन ऑफ ईलर्स थ्योरम इज, वो कौन सी कंडीशन है जो ईलर्स थ्योरम के लिए नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन ए है जी शुड बी होमोजीनियस एंड ऑर्डर ऑफ एन। तो यस यही जो इसका आंसर है। आपके पास जो फंक्शन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है जी वो होमोजीनियस होना चाहिए और उसको ऑर्डर एन के साथ जो है वो होल्ड करना चाहिए। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है।
और इसकी एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। उसके बाद MCQ नंबर 41 है, इफ़ जी इज़ इक्वल टू फंक्शन गिवन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जी इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंट पर रेज टू या ई पर रेज टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर एक्स प्लस वाई, देन एक्स पार्शल जी ओवर पार्शल एक्स प्लस वाई पार्शल जी ओवर पार्शल वाई इज़। तो आप क्या करेंगे, आपने इसको पहले सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने का मेथड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में गिवन है। मैंने इस फंक्शन को जो जी इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर एक्स प्लस वाई था, इसको मैंने पहले ज्यूम कर लिया इक्वल टू यू, और इसके बाद फिर मैंने इसका नेचुरल लॉग लिया ताकि एक्सपोनेंट को मैं यहाँ से रिमूव कर सकूँ। एक्सपोनेंट को रिमूव करने के लिए हम आप जानते ही हैं कि हम क्या करते हैं, नेचुरल लॉग लेते हैं बोथ साइड पर। जब हम नेचुरल लॉग लेंगे तो इधर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ जी, और जो दूसरी आपके पास टर्म आ जाएगी उधर से एक्सपोनेंट नेचुरल लॉग के साथ कैंसिल आउट होने के बाद एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर एक्स प्लस वाई एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद अगली टर्म में मैंने एक्स को कॉमन लिया है दोनों से, यानी ऊपर वाली टर्म से भी और नीचे वाली टर्म से भी। नीचे वाली टर्म से एक्स स्क्र कॉमन लेंगे तो आपके पास जो है वो नीचे वाले एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ऊपर वाली टर्म से एक्स स्क्र कॉमन आएगा और नीचे वाली टर्म से एक्स आएगा। तो फिर एक एक्स कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास ऊपर वाली टर्म में एक ही एक्स बाकी रह जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू एफ ऑफ वी वाई बाई एक्स। जैसे हमने फंक्शन को लिखते हैं ना एफ ऑफ जी, इसी तरह से हम फिर उस फंक्शन को वाई बाई एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है वो वाई ओवर एक्स की फॉर्म में। इसको आप इधर इस तरह से आप वाई ओवर एक्स की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जो u है वो हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है और u के साथ कोई और फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर 1 है। उसके बाद जो हमें इक्वेशन गिवन है, यानी x पार्शल जी ओवर पार्शल x प्लस y पार्शल जी ओवर पार्शल y इक्वल टू, हम इसको u लिख सकते हैं। और इसके बाद जो है हम इसको इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो कि हमने u को अज्यूम किया था। इधर आप देखें u इज़ इक्वल टू आप पुट कर देंगे नेचुरल लॉग ऑफ जी, और नेचुरल लॉग ऑफ जी पुट करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपके पास आंसर आता है वो है जी नेचुरल लॉग ऑफ जी, और इस तरह से आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा MCQ नंबर 41 का। जो ये नेक्स्ट MCQs हैं ये आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन से या कंटिन्यूटी से बिलोंग करते हैं। ये तमाम MCQs कंटिन्यूस फंक्शन से बिलोंग करते हैं। आप क्या करते हैं, जब भी आपने किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी होती है तो आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और उसमें लिमिट अप्रोच करवाते हैं। तो एक फंक्शन जैसे कि आपको MCQ नंबर 42 में गिवन है, फंक्शन दो तरह से है, एक तो साइन की फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और दूसरा मोड में आपके पास सिंपल एक्स का फंक्शन है, और साथ में लिमिट्स भी अवेलेबल हैं कि यानी इंटरवल भी एक्स लेस देन 1 है और एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। तो जब आप इसके लिए कंटिन्यूटी चेक करेंगे यानी डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद आप डेरिवेटिव लिमिट अप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे जो आपके पास इसका आंसर आता है वो ये होगा कि आपके पास जो फंक्शन है यानी एफ ऑफ एक्स वो कंटिन्यूस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा x इक्वल टू 1 वैल्यू के लिए, यानी जब x की वैल्यू को 1 हम अप्रोच करवाएंगे तो वो उसके ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। उसके बाद MCQ नंबर 43 जो है इसमें एक सीरीज़ गिवन है, इसमें आप जो है लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई कैसे करते हैं, आप पहले जो है अगर कोई फैक्टर आपके पास कॉमन निकल रहा तो उसको आप कॉमन लेके ऊपर और नीचे वाले टर्म से कैंसिल आउट करने के बाद आप फिर उसके अंदर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट अप्लाई करने से आप देखेंगे जो है आपके पास 43 इसमें कोई भी आप देख सकते हैं सीरीज़ ऐसी है कि इसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं निकल रहा। तो आप इसमें डायरेक्ट जब सीरीज़ ये यानी कि लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिट, तो जो आपके पास आंसर आता है वो है इसके लिए आंसर बी -1/2। यहाँ पे ये जो बेसिकली लिमिट है n अप्रोच का आ रहा है इन्फिनिट को, तो 1 ओवर n 1 माइनस n स्क्वायर, तो जहाँ जहाँ पे n है n को हम इन्फिनिट पुट कर देंगे और 1 माइनस इन्फिनिट आप जानते हैं कि 1 ओवर 1, तो या इस तरह से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर -1/2 की फॉर्म में आएगा। सिमिलरली जो 44 MCQs है ये भी कंटिन्यूटी से बिलोंग करता है कि आपके पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स और इसको जो है आपने सॉल्व करते हैं वेयर एक्स डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देन एफ ऑफ एक्स इज, फिर एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या कहलाता है, तो एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस होगा एक्स इज इक्वल टू 0 वैल्यू के लिए। इसी तरह से नेक्स्ट MCQ भी कंटिन्यूटी से बिलोंग करता है। अगेन इसमें फंक्शन गिवन है x+1 पर रेज टू कोटेंजेंट ऑफ x, तो ये आपके पास डिफाइंड होता है एक्सपोनेंशियल वैल्यू के लिए यानी ऑप्शन बी के लिए। इसी तरह से नेक्स्ट MCQ इसमें आपके पास वैल्यू जो गिवन है फंक्शन की
mod ऑफ x-1 प्लस x-3 एट x इज इक्वल टू 2। तो ये किस वैल्यू के लिए जो है इसका डेरिवेटिव आप फाइंड आउट कर सकते हैं या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा बी 0। नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन एंड टेक्स ओनली रैशनल वैल्यूज इफ एफ ऑफ 0 इक्वल टू 3 देन एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू। यानी आपके पास एक एफ ऑफ एक्स ऐसा फंक्शन जो कंटिन्यूस फंक्शन है और उसकी वैल्यूज तमाम रैशनल वैल्यूज हैं। अगर आप एफ को उस फंक्शन में यानी एक्स की जगह पे 0 पुट करते हैं तो 3 आता है, और अगर 2 पुट करेंगे तो फिर इनमें से कौन सा आंसर आएगा। यानी कि आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे एक्स की जगह पे अगर आप 0 पुट कर देते हैं तो वो आंसर आएगा 3। वैल्यू यहाँ पे यानी फंक्शन की वैल्यू गिवन नहीं है लेकिन आंसर जो है वो 3 आता है 0 पुट करने से। तो अगर आप एफ ऑफ 2 पुट करते हैं तो फिर आंसर, जब हमें फंक्शन की वैल्यू ही नहीं गिवन तो फिर हम कैसे बता सकते हैं कि उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा। तो इसलिए हम इसका जो आंसर है हम कहेंगे नन ऑफ दीज। नेक्स्ट अगेन आपके पास फंक्शन गिवन है, आपने लिमिट अप्लाई करनी है, आपने इसका रिजल्ट देखना है। मैंने अगेन बताया कि ये कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ये कंटिन्यूस फंक्शन का जो है MCQs है। तो इस तरह जो 48 है इसकी जब कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो इसका आंसर आता है E²। सिमिलरली 49 MCQs भी इसी तरह का ही है, इसमें भी आप जो है लिमिट चेक करेंगे, लिमिट अप्रोच करवाएंगे और देखेंगे कि इसकी जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं, और इसके लिए जो आंसर आएगा वो e⁴ आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम MCQ नंबर 50 की बात करते हैं तो ये तमाम जो MCQs इस स्लाइड पर आपको नज़र आ रहे हैं ये कुछ काशी रीमन इक्वेशन से बिलोंग करते हैं, कुछ जो है हार्मोनिक फंक्शन से बिलोंग करते हैं, कुछ सिंगुलर पॉइंट से हैं और कुछ एक एनालिटिक का भी यहाँ पे MCQ है। तो MCQ 50 की बात करते हैं तो कॉशी रीमन इक्वेशंस आर, हमने कॉशी रीमन इक्वेशन स्टडी की थी। तो इनमें से जो करेक्ट आपके पास सीक्वेंस है या करेक्ट इक्वेशन है वो कौन सी है कॉशी रीमन इक्वेशन की। तो ये आप जो है अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा, स्टडी किया होगा, तो आपको पता है कि जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हम कॉशी रीमन इक्वेशन को लिखते हैं u ऑफ एक्स इज इक्वल टू v ऑफ y एंड u ऑफ y इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ v ऑफ x। और इनको याद रखने का एक मैंने आपको मेथड बताया था कि जो आपके पास u की टर्म होती है वो x में होती है और जो v की टर्म होती है वो पॉजिटिव टाइम ऑफ y में होती है। जैसे कि आपको इधर फर्स्ट नोटेशन में नज़र आ रहा है u और v, यानी कि सीक्वेंस वाइज u और v, u पहले आता है तो x भी पहले आता है, इस तरह से u ऑफ x, और फिर इक्वल टू v बाद में आता है, y भी बाद में आता है, तो पॉजिटिव टाइम ऑफ v y, और अगली जो आपके पास होती है u y। अब आप इनको ऑपोजिट कर देंगे, जैसे पहली इक्वेशन थी उसके बिल्कुल ऑपोजिट u ऑफ y और इधर v ऑफ x आ जाएगा, यानी u ऑफ y जब आप ऑपोजिट करेंगे और v ऑफ x, लेकिन यहाँ पे फिर साथ में माइनस भी आ जाएगा। इस तरह ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद इफ़ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू प्लस अयोटा वी, यानी कि कॉशी रीमन इक्वेशन को ही जब हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं u प्लस अयोटा वी में, तो फिर हम इसको किस तरह से लिखते हैं। जो हमारे पास u का फंक्शन होता है वो डिवाइड करते हैं हम r के ऊपर। आप जानते हैं पोलर आपके पास एंगल 2 इन्वॉल्व हो जाते हैं इसके अंदर, r और थीटा। तो u जब डिवाइड होता है r के ऊपर तो फिर v डिवाइड होगा थीटा के ऊपर, और साथ में 1/r के साथ वो मल्टीप्लाई भी होता है, यानी आप जो है पार्शियल u ओवर पार्शियल r और v जो आपके पास आएगा पार्शियल v ओवर पार्शियल थीटा के, और साथ में जो है 1/r के साथ उसको आप मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो इस तरह जो यहाँ पे आंसर इसका नज़र आ रहा है वो ऑप्शन सी में नज़र आ रहा है, जो आप देख सकते हैं कि मैंने अभी हाईलाइट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट सेम आप जो है अगर u को थीटा पे डिवाइड करते हैं तो फिर आपके पास जो है वो किस तरह से इसकी इक्वेशन बनती है कॉशी रीमन इक्वेशन की पोलर फॉर्म में। तो वो फिर अगर पार्शियल u ओवर पार्शियल थीटा हो तो इसमें फिर आपके पास आएगा पार्शियल v ओवर पार्शियल r मल्टीप्लाइंग बाय माइनस r ऑफ थीटा। इसी तरह से कोई फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन कब होगा, अ फंक्शन यूज सेट टू बी हार्मोनिक इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर उसकी जो है वो दोनों कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स एक्स या वाई वाई कोऑर्डिनेट्स सेम होंगे तो वो उनको आप ऐड करेंगे, यानी कि u का आप दो डेरिवेटिव लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस और u के फिर आप 2 डेरिवेटिव लेंगे अलोंग वाई एक्सिस। दोनों आंसर्स को यानी कि इक्वेशन 1 जो x वाली होगी और इक्वेशन 2 जो y वाली होगी दोनों को ऐड करेंगे। अगर आंसर इक्वल टू 0 आ जाता है तो आप कहेंगे इट इज़ अ हार्मोनिक फंक्शन। उसके बाद आप फंक्शन एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक फंक्शन इफ़, एक फंक्शन या कोई भी फंक्शन एनालिटिक कब होता है, जब उसका रियल पार्ट जो है वो एनालिटिक हो, उसका इमेजिनरी पार्ट वो एनालिटिक हो, दोनों में से कोई भी जो है वो एनालिटिक ना हो, या फिर दोनों ही एनालिटिक हो।
तो यस, जब भी कोई फंक्शन जिसका रियल पार्ट भी आपके पास एनालिटिक हो, इमेजिनरी पार्ट भी एनालिटिक हो, तो वो फंक्शन एज अ होल एनालिटिक फंक्शन कहलाता है। इसके बाद इफ़ u एंड v आर हार्मोनिक फंक्शन देन f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस अयोटा v इज। अगर आपके पास u भी एनालिटिक हो, हार्मोनिक फंक्शन हो और v भी हार्मोनिक फंक्शन हो, तो जो आपके पास नोटेशन है या फंक्शन है f ऑफ z u प्लस अयोटा v, ये क्या बिहेव करेगा, तो ये भी फिर डेफिनेटली एनालिटिक फंक्शन बिहेव करेगा। उसके बाद है 56 MCQ। 56 MCQs में आपको नज़र आ रहा है अ पॉइंट एट विच अ फंक्शन सीजेज टू बी एनालिटिक इज कॉल्ड अ। सीजेज का मतलब है फेल्स टू बी एनालिटिक। एक ऐसा पॉइंट जिस पर कोई फंक्शन एनालिटिक ना हो या फेल हो जाए एनालिटिक होने में, तो वो आपके पास पॉइंट क्या कहलाता है, हम जानते हैं वो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट होता है, जो जिस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। तो इट्स मीन यानी फंक्शन ना तो सिंगल वैल्यूड है, ना उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। सच टाइप ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। ऑल्सो वी कैन डिफाइन इट इन अदर टर्म जस्ट लाइक द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन बिकम जीरो और इन्फिनिट। सच टाइप ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। नेक्स्ट जो है द फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ जी इज अ नॉन कॉन्स्टेंट। कोई भी फंक्शन आपके पास और साथ में उसका जो राइट हैंड साइड यानी फंक्शन की जो वैल्यू है वो मोड में हो, तो फिर क्या वो एनालिटिक फंक्शन होगा, नॉन एनालिटिक होगा, इंटायर फंक्शन होगा, या नाउ हेयर एनालिटिक फंक्शन। नाउ हेयर एनालिटिक फंक्शन का मतलब कि सम टाइम वो एनालिटिक हो सकता है और सम टाइम वो नहीं होता। तो इसका फिर जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, नाउ हेयर एनालिटिक, यानी कि कभी वो वैल्यू पे डिपेंड करता है कि जी की फॉर एग्जांपल आप +1 वैल्यू पुट करते हैं तो +1 के लिए वो एनालिटिक होगा, -1 के लिए एनालिटिक नहीं होगा। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसको हम कहते हैं नाउ हेयर एनालिटिक। नेक्स्ट जब हम MCQ नंबर 58 की बात करते हैं, अ फंक्शन v इज कॉल्ड अ कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन फॉर अ हार्मोनिक फंक्शन u व्हेन एवर। कोई भी फंक्शन v जो है वो आपके पास कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन कब कहलाता है, और गिवन क्या है फंक्शन u जो कि ऑलरेडी हार्मोनिक फंक्शन है। यहाँ पे स्टेटमेंट हर जो है MCQ की स्टेटमेंट को पहले समझने की ज़रूरत होती है। जो फंक्शन u है ऑलरेडी गिवन है और हार्मोनिक है, तो उसका फिर जो फंक्शन v होगा कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन होगा, और वो किस तरह से होगा, वो किस टर्म को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों जो है वो आपके पास एनालिटिक है, या u एनालिटिक है या v एनालिटिक है, या फिर इन टर्म्स ऑफ u माइनस अयोटा v जो है वो एनालिटिक है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि हार्मोनिक फंक्शन में इस तरह की कोई कंडीशन नहीं होती कि आपके पास जो है वो एक टर्म प्लस में हो या एक माइनस में हो। तो इस तरह से फिर हम कह सकते हैं एज अ होल जो फंक्शन है वो हमारे पास एनालिटिक होगा, यानी u प्लस अयोटा v एनालिटिक होगा। इसी तरह से एक और फंक्शन गिवन है, इफ़ e पर रेज टू ax cos ऑफ y इज़ हार्मोनिक देन a इज़। तो ये आप यहाँ पे हार्मोनिक जो है रिजल्ट्स अप्लाई करते हुए, हार्मोनिक कंडीशंस अप्लाई करते हुए फाइंड आउट करेंगे इस फंक्शन के अंदर। तो आप देखेंगे जो रिजल्ट आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, अयोटा। इसी तरह से एक और फंक्शन गिवन है MCQ नंबर 60 में, u डिपेंडेंट है 2 कोऑर्डिनेट्स x y और e पर रेज टू y cos ऑफ x इज़। तो इनको सॉल्व करने का तरीका, आप हार्मोनिक इक्वेशंस के अंदर जो है इन वैल्यूज़ को फंक्शंस को पुट करेंगे और उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब आप u का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप देखेंगे ई वाई एज अ कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा, और साथ में कोस का जब डेरिवेटिव लेंगे, हम जानते हैं कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, और साथ में आपके पास जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, यानी डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे बल्कि इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपके पास आंसर आएगा ऑप्शन डी। उसके बाद एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ई पर रेज टू जी इज एनालिटिक। आपके पास फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसकी वैल्यू गिवन है, तो वो एनालिटिक होगा। कोई फंक्शन या तो एनालिटिक होता या फिर वो बिल्कुल एनालिटिक नहीं होता। उसके लिए कोई पॉइंट्स नहीं होते कि ये पॉइंट 1 पे या पॉइंट जी पे तो ये एनालिटिक है, या जी 1 पे नॉन एनालिटिक है। जब भी कोई फंक्शन कि हम एनालिटिक होने की बात करते हैं तो वो कंप्लीट रीजन के लिए एनालिटिक होता है। ऐसे नहीं होता है कि रीजन के एक पॉइंट के लिए तो वो एनालिटिक है और किसी के लिए, किसी दूसरे पॉइंट के लिए वो एनालिटिक नहीं है। तो फिर जब एनालिटिक है तो इट्स मीन कि वो हर जगह पे एनालिटिक होगा। उसके बाद द पॉइंट्स एट विच एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1/z² + 1 इज नॉट एनालिटिक। और हम जानते हैं कोई भी पॉइंट एनालिटिक कब नहीं होता, जब उसका आंसर इक्वल टू 0 या इन्फिनिटी आ रहा हो, और वो पॉइंट फिर सिंगुलर पॉइंट बन जाता है। तो इस तरह से अब जो वैल्यू आपको MCQ नंबर 62 में गिवन है फंक्शन की, इसमें कौन सी वैल्यू पुट करने से जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं रहता, तो वो आपके पास अयोटा और माइनस अयोटा है। अगर आप
इसको z की जगह पे पुट करते हैं तो योटा का स्क्वायर b इक्वल टू -1 आता है और माइनस योटा का स्क्वायर b इक्वल टू -1 आता है। -1 + 1 कैंसल आउट, यहाँ पे आ जाएगा 0, 1/0 अनडिफाइंड, इट्स मीन फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। नेक्स्ट MCQ 63, द पॉइंट्स कोइंसाइड विद देयर ट्रांसफॉर्मेशंस आर नाउन एज। ऐसे पॉइंट्स जो अपने ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कोइंसाइड करते हैं तो वो कौन से पॉइंट्स कहलाते हैं? दोज आर बेसिकली ओरिजिन पॉइंट्स और उनको हम फिक्स्ड पॉइंट्स भी कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद अगर कोई प्रॉपर्टी इस तरह से लिखी हुई नज़र आए या फंक्शन जैसे कि ओमेगा इस तरह से लिखा हुआ नज़र आए, ओमेगा इज इक्वल टू 1/z इज नाउन एज, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं इन्वर्जन, 1/z की फॉर्म में इन्वर्जन। Similarly, if f of z is a function of complex variable z is equal to x plus iota y given by f of z is equal to iota z plus k real of z plus iota imaginary z, for what value of k will f of z satisfy the Cauchy-Riemann equation? तो ये अंडरस्टूड है कि वो 1 वैल्यू के लिए आपके पास होल्ड करेगा। उसके बाद नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्लोरिन एक्सपेंशन टू बी ट्रू फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है और कौन सी कंडीशन है जो बहुत ज़रूरी है मैक्लोरिन एक्सपेंशन को सेटिस्फाई करने के लिए? तो इसका आंसर जो है आपके पास डी आएगा, क्योंकि कोई भी फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस भी हो और साथ में डिफरेंशिएबल भी हो तो तब हम उसके ऊपर जो है वो मैक्लोरिन सीरीज़ अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्लोरिन सीरीज़ का जो है आपके पास जनरल एक्सप्रेशन मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो गिवन भी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये जो MCQs हैं ये कुछ आपके पास जो है वो लॉरेंट सीरीज़ से बिलोंग करते हैं और कुछ जो है वो मैक्लोरिन सीरीज़ से बिलोंग करते हैं। आप किसी फंक्शन को किस तरह से एक्सपेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्लोरिन सीरीज़। मैक्लोरिन सीरीज़ की एक नोटेशन मैथ की पॉइंट ऑफ व्यू से ये गिवन है और एक मैंने जो है लेक्चर में आपको करवाई थी। आप दोनों में से कोई भी यूज़ करते हुए इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो किसी भी फंक्शन को जब एक्सपेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्लोरिन सीरीज़ तो जो आपके पास आंसर आएगा वो ऑप्शन ए के साथ जो है वो टैली कर रहा होगा, ऑप्शन ए की फॉर्म में होता है। आप जानते हैं कि मैक्लोरिन सीरीज़ के अंदर या जो है वो टेलर सीरीज़ के अंदर फर्स्ट पार्ट जो है वो एनालिटिक पार्ट होता है यानी पॉजिटिव टर्म्स के लिए होल्ड करता है और जो नेक्स्ट होता है वो नेगेटिव टर्म्स के लिए या जो है वो प्रिंसिपल पार्ट कहलाता है। तो इसी तरह से आप जो है वो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। फिर 68 MCQ भी इसी तरह का है कि या इसको आप टेलर सीरीज़ से जो है एक्सपेंड कर लें या फिर इसमें आप कर सकते हैं मैक्लोरिन सीरीज़ से। तो इस तरह इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि आपने इसको स्टडी किया हुआ टेलर सीरीज़ के थ्रू। उसके बाद द एक्सपेंशन ऑफ ई पर रेज टू साइन ऑफ एक्स, अगर कोई फंक्शन है इस तरह से आपको गिवन हो ई पर रेज टू साइन ऑफ एक्स की फॉर्म में, तो आप इसको किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसको जब सीरीज़ के फॉर्म में राइट करना हो तो आपके पास मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल हैं। आप इसको लॉरेंट्ज़ थ्योरम से, मैक्लोरिन सीरीज़ से और जो है टेलर सीरीज़ से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जब मैंने इसको किया है विद द हेल्प ऑफ मैक्लोरिन सीरीज़ तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट 2 MCQ जो है वो लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन से बिलोंग करते हैं। फंक्शन गिवन है और साथ में रीजन भी गिवन है जो कि 0 लेस दैन mod ऑफ z माइनस 1 लेस दैन 1 है। तो इस सिचुएशन में जो लॉरेंट सीरीज़ है वो आप किस तरह से राइट कर सकते हैं? तो अगर आपके पास फंक्शन इस तरह से गिवन हो 1/z इंटू z माइनस 1 यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों पहले हो z और z माइनस 1 हो, तो जो आपके पास इसका आंसर आएगा वो आता है बाय यूजिंग लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन 1/z और आपके पास जो होती है n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट यानी कि समीशन और -1 पर रेज़ टू n और z माइनस 1 पर रेज़ टू n। इसी तरह से लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन फॉर अ फंक्शन इफ़ 1/z इंटू 1 माइनस z, लेकिन अब यहाँ पे जो हो गया आपके पास आप देख सकते हैं ऑर्डर चेंज z इंटू 1 माइनस z आ रहा है। और इधर भी आप देखेंगे जो रीजन है वो 0 लेस दैन z लेस दैन 1 है, तो इट्स मीन आप जो है मल्टीप्लिकेशन में 1/z का फैक्टर नहीं आएगा। और साथ में जो है वो यहाँ पे यहाँ पे अगर z माइनस 1 है तो फिर आप जो है वो इसको z माइनस 1 की फॉर्म में राइट करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे सिंपल z है तो इसको आप सिंपल z की फॉर्म में राइट करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी जो कि है z पर रेज़ टू n माइनस। नेक्स्ट जो MCQs हैं स्टूडेंट्स आपके पास ये सारे बिलोंग करते हैं बेसिकली सिंगुलर पॉइंट से या रेजिड्यूज से।
इनका भी मैंने ब्रीफ लेक्चर दिया हुआ है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और जो MCQ नंबर 72 है ये बिलोंग करता है काशी इंटीग्रल फार्मूला से। वैल्यू जो है गिवन है इंटरवल की या इंटीग्रल की, और आपने इसको z mod इज इक्वल टू 3 पे चेक करना है। आप इस वैल्यू को पहले रिजेंबल करेंगे या राइट करेंगे विद द हेल्प ऑफ काशी इंटीग्रल फार्मूला, और उसके बाद आप इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। तो जब आप सॉल्व करेंगे जो आंसर आ रहा है वो है 6 पाई आयोटा। इसी तरह से जो MCQ नंबर 73 है ये बिलोंग करता है रेजिड्यू से। रेजिड्यू को हम चेक कर सकते हैं, और रेजिड्यूज हम जानते हैं वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये जो फंक्शन गिवन है आपको ये किस वैल्यू पर अनडिफाइंड होगा, एट z इज इक्वल टू 1, और वो पॉइंट आपके पास फिर वही पॉइंट आपके पास रेजिड्यू कहलाता है। तो यहाँ पे रेजिड्यू क्या होगा, जैसे कि गिवन है कि पॉइंट अनडिफाइंड हो रहा है एट z इज इक्वल टू 1, तो फिर इसकी रेजिड्यू भी इक्वल टू जो है वो किस पॉइंट पे होगी, क्या वो 2 पे होगी, 1 पे होगी, 4 पे होगी या 3 पे होगी। तो यहाँ पे जो है इसकी रेजिड्यूज आपके पास z इक्वल टू 1 पुट करने से 3 टाइप्स की रेजिड्यूज आएगी, यानी कि आप 3 डिफरेंट वैल्यूज f ऑफ z की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर होगा। उसके बाद MCQ नंबर 74 है, फॉर द कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू साइन z ओवर z इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास फंक्शन इस तरह से हो कि साइन z ओवर z की फॉर्म में और z इक्वल टू 0 हो, तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। तो मैंने आपको बताया था कि फिर हम लिमिट अप्रोच करके उसकी सिंगुलैरिटी को रिमूव करते हैं, और इसको हम कहते हैं रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। कि ऐसा फंक्शन जिसकी सिंगुलैरिटी को रिमूव किया जा सकता है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो जाती है आपके पास। इसी तरह से जो फंक्शंस जिनको रिमूव नहीं किया जाता वो नॉन रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट कहलाते हैं, और उनको हम पोल भी कहते हैं। जैसे कि 75 MCQ पोल से रिलेटेड है, और पोल में आपके पास वैल्यूज़ अगर z की वैल्यूज़ पे आप जो है पोल का ऑर्डर डिपेंड करता है कि z की कितनी वैल्यूज़ गिवन है। जैसे कि इस MCQ में आप जानते हैं कि इधर z एक z क्यूब के साथ डिवाइड हो रहा है, और एक एक्सपोनेंट ऑफ z इधर भी आपको नज़र आ रहा है 75 MCQ में। तो फिर जितने टोटल आपके पास z एग्जिस्ट कर रहे हो फंक्शन में, उसका आप ऑर्डर 1 जो है माइनस करके राइट करेंगे, यानी z क्यूब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, और जो है एक z इधर ऊपर आपको नज़र आ रहा है। तो ये आपके पास जो है आप 3 में से 1 को माइनस कर देंगे, 3 माइनस 1, यानी इसके लिए आप लिखेंगे 3 माइनस 1। तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर आएगा वो 2 आएगा, यानी इसका ऑर्डर। अगर तो ऊपर कोई भी वैल्यू ना हो फंक्शन की, यानी कि जैसे ऊपर 1 माइनस ई पर रेस टू जी ना होता, सिंपल 1 ओवर जी माइनस 1 का क्यूब होता, यानी कि आपके पास वैल्यू होती जी माइनस 1। तो इसके फिर ऑर्डर को आपको माइनस करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर आपके पास डायरेक्ट यहाँ पे z हो और ऊपर भी कोई फंक्शन z के साथ जो है होल्ड करता हो, तो फिर आप उसके ऑर्डर में से यानी टोटल वैल्यू में से डिग्री में से जैसे 3 है तो उसमें से -1 कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। इसी तरह 76 MCQ को भी आप देख सकते हैं कि 76 MCQ में भी आपके पास जो वैल्यू नज़र आ रही है इसमें है z की 4, और ऊपर भी एक फंक्शन है z एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगेन आप यहाँ पे क्या करेंगे, 4 में से 1 को माइनस करेंगे। मैं रिपीट कर रही हूँ बात को कि आपके पास टोटल आपने z की वैल्यू देखनी होती है ऑर्डर चेक करने के लिए। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ऊपर पहले से कोई फंक्शन ना हो, यानी कि ऊपर आपके पास जो है 1 ओवर समथिंग या ऐसे हो z स्क्वायर, तो इसका ऑर्डर फिर आपके पास 2 ही आएगा। लेकिन अगर ऊपर भी z की कोई वैल्यू, जैसे यहाँ पे z 1 है, एक z की वैल्यू है और नीचे उसका ऑर्डर z 4 है, तो फिर आप क्या करेंगे उसमें से 1 माइनस कर देंगे, यानी 4 माइनस 1। और अगर ऊपर z स्क्वायर हो तो फिर आप 4 माइनस 2 करेंगे, तो 4 माइनस 1 करने से जो आपके पास आंसर आता है इसका ऑर्डर 3 आएगा इस MCQ का, यानी MCQ नंबर 76 का आंसर 3। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, ये जैसे कि डेफिनेशन ही है एग्जैक्टली मैंने आपको एसेंशियल सिंगुलैरिटी के लिए बताया था कि आपके पास फंक्शन एक्सपोनेंट की फॉर्म में होंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फंक्शन जो गिवन है, तो ये कौन सी आपके पास सिंगुलैरिटी होगी, ये एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास जो MCQ है 78, ये रेजिड्यू से बिलोंग करता है। रेजिड्यूज आर दोज पॉइंट्स वेयर द फंक्शन बिकम्स टोटली अनडिफाइंड, इन्फिनिट हो जाता है। तो इधर जो है इसके लिए, इस फंक्शन के लिए z इक्वल टू 0 पे वो पोल बन रहा है, और इसके अलावा जो है यानी पोल का मतलब होता है कि आपके पास वैल्यू 0 आ रही है, नॉन रिमूवेबल आ रही है। तो लेकिन ये रेजिड्यू किस पॉइंट पे होगा, तो वो आएगा 1 पॉइंट पे, ये रेजिड्यू बन जाता है।
उसके बाद जो नेक्स्ट है, आ सिंगुलर पॉइंट z इज इक्वल टू z नॉट इज सेड टू बी अ सिंगुलर पॉइंट ऑफ f ऑफ z इफ देयर इज नीदर सिंगुलर पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ z नॉट। तो ये भी डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन है बेसिकली आपके पास आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट की, कि ऐसा पॉइंट जो कि आपके पास इनसाइड या आउटसाइड लाई करता हो और उसके नियर नेबरहुड में, उसके आसपास में, उसके हमसाए में, उसके करीब तरीन कोई भी सिंगुलर पॉइंट और एग्जिस्ट ना करता हो, तो वो आपके पास कहलाता है आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स। तो ये थे स्टूडेंट्स आज के जो है MCQs। मैंने ये मतलब इससे भी ज़्यादा बन सकते थे और वीडियो और भी लेंथी हो जानी थी, तो मैंने अब टाइम शॉर्ट होने की वजह से, जैसे कल आपका पेपर भी है, तो इसलिए फिर मैंने इधर ही एंड कर दिया है। थोड़ा बहुत जो है आपको आइडिया हो गया होगा। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो इंशाल्लाह, और अगर कोई मसला हो तो डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। और बल्कि जो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और जो है वो अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया कीजिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।